हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया। पी ब्लॉक एलिमेंट्स चैप्टर हमने ख़त्म करा दिया था लास्ट वीडियो में और बताया था कि नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे तो उसमें क्या कराएंगे, इंटेक्स क्वेश्चन कराएंगे। तो इस वीडियो में जितने भी सारे इंटेक्स क्वेश्चन हैं जो इम्पोर्टेंट हैं या ऐसे क्वेश्चन जो मैं नोट्स में कवर अप नहीं करा पाया हूँ, उन क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे कवर कराऊंगा। वो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट नहीं है या वो क्वेश्चन जो हम नोट्स में कवर कर चुके हैं, उन क्वेश्चन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। इंटेक्स क्वेश्चन के साथ साथ में और क्या करने वाले हैं हम, कहीं कहीं कोई एग्जाम्पल इम्पॉर्टेंट था, सही था, अच्छा था, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, वो भी मैंने इंक्लूड कर लिया है। तो सॉल्व एग्जाम्पल्स जो बुक में आपके में होते हैं उनको भी साथ साथ जो भी अच्छे होंगे उन्हें भी समझाते चलेंगे। आपकी मर्जी है, आप उन्हें नोटबुक में नोट करिए या मत करिए, लेकिन इंटेक्स क्वेश्चन सबको नोटबुक में नोट करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल का ले रहे हैं, फिर चलते हैं इंटेक्स क्वेश्चन पे। क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर? कह रहा है PH3 हैज लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3 वाई। PH3 यानी कि फॉस्फोरस का हैलाइड और NH3 यानी कि नाइट्रोजन का हैलाइड, यानी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं। तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम होना चाहिए था, नहीं होता। PH3 का कम होता है, NH3 का ज़्यादा होता है। रीज़न पूछा है क्यों? तो हम बोल सकते हैं नाइट्रोजन का साइज़ बहुत छोटा होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फॉस्फोरस। ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने की वजह से जो हाइड्रोजन के साथ में वो बॉन्ड बनाता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जबकि फॉस्फोरस हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता। हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, उसे तोड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा टेम्परेचर तक आपको हीट करना पड़ेगा। इसीलिए NH3 का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है और PH3 का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। वही रीज़न यहाँ पर उन्होंने बुक वालों ने भी आंसर में लिख के दिया। ये मैंने आपको समझाया था जब मैं चैप्टर पढ़ा रहा था तब भी। पहला क्वेश्चन अब करने वाले हैं टेक्स्ट का। वाई आर पेंटाहेलाइड्स ऑफ फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ मोर कोवेलेंट देन देयर ट्राइहेलाइड्स। मतलब पेंटाहेलाइड्स जो होते हैं वो ज़्यादा कोवेलेंट क्यों होते हैं ट्राइहेलाइड से? कौन से किसके बोल रहा है? फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट्स की बात कर रहा है। तो हमने लिखा हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम मोर विल बी इट्स पोलराइजिंग पावर which increases the covalent character of the bond formed between the central atom and the other atoms. As in pentahalides, the central atom is in +5 oxidation state, while in trihalides it is in +3 oxidation state. Therefore, pentahalides are more covalent than trihalides. साफ सीधी सी बात है, इस बात को हम डिटेल में जाके D&F में भी पढ़ने वाले हैं। अगर सेंट्रल एटम हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो वो किस तरीके का बॉन्ड बनाता है? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ये हमेशा याद रखना। अब सेंट्रल एटम अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होगा तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, अगर वो लोअर स्टेट में प्रेजेंट होगा तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो हमने बोला यहाँ पे हायर द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, जितना ज़्यादा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा उतनी ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, जो कि क्या बढ़ा देगा? उसके कोवेलेंट कैरेक्टर को बढ़ा देगा। और सेंट्रल एटम क्या कर सकता है? कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है दूसरे एटम्स के साथ में। पेंटाहेलाइड्स में बात करें तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, ट्राइहेलाइड्स में बात करें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। इसीलिए पेंटाहेलाइड्स क्या होते हैं? ज़्यादा कोवेलेंट होंगे क्योंकि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा है, कोवेलेंट कैरेक्टर या कोवेलेंट बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाएंगे वो। क्लियर इस बात का? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहे हैं? वाई इज BiH3 आर द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जिन बच्चों ने वीडियो सही से अच्छे से समझ के देखी होंगी वो इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद कर सकते हैं। BiH3 का मतलब है कि बिस्मथ के हम हाइड्राइड की बात कर रहे हैं, और हाइड्राइड में आपको पढ़ाया था कि डाउन द ग्रुप जाते थे तो रिड्यूसिंग एजेंट बढ़ता चला जाता था, रिड्यूसिंग कैरेक्टर बढ़ता चला जाता था उनका। क्यों बढ़ता जाता था? बताया था, डाउन द ग्रुप जाते थे एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है, एटॉमिक साइज बड़ा हो जाता है जिसकी वजह से क्या होगा? बॉन्ड तोड़ना आसान है। किसका? बिस्मथ और हाइड्रोजन का, यानी कि हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन आसानी से रिलीज हो जाएगा, कोई इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकता है, उसका रिडक्शन बड़ी जल्दी हो जाएगा। तो इसीलिए BiH3 जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि बॉन्ड वीक होने की वजह से आसानी से टूट जाता है और वो हाइड्रोजन कोई दूसरा एक्सेप्ट करके अपना रिडक्शन करा सकता है। ये समझाया था मैंने थ्योरी में जब आपको पढ़ा रहा था, फिर भी मैंने आपको यहाँ पर लिखा दिया। यहाँ इतना सा आंसर लिखा है मैंने, दिस इज बिकॉज BiH3 इज लीस्ट स्टेबल अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ये शॉर्ट में आंसर लिखा है, डिटेल में आंसर मैंने आपको समझा दिया कि क्या आंसर इसका एक्चुअली। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन कह रहा है हाउ डज अमोनिया रिएक्ट विद अ सॉल्यूशन ऑफ Cu2 पॉजिटिव। अमोनिया जो है वो Cu2 पॉजिटिव के साथ में किस तरीके से रिएक्ट करती है? तो Cu2 पॉजिटिव यानी कि CuSO4 की बात हो रही होगी, जो कि ब्लू कलर का होता है। वो अमोनिया के साथ में रिएक्ट करके डीप ब्लू कलर का एक ये कंपाउंड फॉर्म कर देता है,
ये रिएक्शन बुक में गिवन है, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, हो सकता है पेपर में क्वेश्चन आ जाए, तो आप इस रिएक्शन को या इस क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिएगा। और इस पेज पे क्या है, एक क्वेश्चन है 7.4 एग्जाम्पल, उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है NH3 जो है वो लुईस बेस की तरह एक्ट क्यों करता है। अगर आप लोगों को क्लास 11th इक्विलिब्रियम थोड़ा बहुत भी याद होगा तो वहाँ पे आपको बताया गया था लुईस बेस वो होते थे जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते थे। इलेक्ट्रॉन डोनर्स वर कॉल्ड एज लुईस बेस एंड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स वर कॉल्ड एज लुईस एसिड्स। ठीक, तो नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं अमोनिया में, तो नाइट्रोजन NH3 का स्ट्रक्चर भी देखा था आपने 11th क्लास में, कुछ इस तरीके का होता था। नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है जिनको ये डोनेट कर सकता है किसी दूसरे को, एलिमेंट को या दूसरे एटम को, तो ये इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो ये क्या काम करेगा, लुईस बेस की तरह काम करेगा। यहाँ पे चौथा क्वेश्चन हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि नोट्स में कवर अप हो रखा है। आपको लिखवाया था कि हैबर्स प्रोसेस से जो अमोनिया बनती है उसकी ईल्ड को मैक्सिमाइज करने के लिए 3 कंडीशंस बताई थी, टेम्परेचर बताया था, प्रेशर बताया था, वो सब वो नोट्स में से आप देख सकते हो, वहाँ से कवर अप कर सकते हो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करेंगे वो क्वेश्चन नंबर 7। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, फिर पढ़ते हैं आंसर को। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट है, कह रहा है बॉन्ड एंगल जो होता है pH4 पॉजिटिव में वो हायर होता है एज कम्पेयर टू pH3, रीज़न बताइए क्यों। pH4 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू pH3, रीज़न पूछा है क्यों। ठीक, चलिए देखते हैं आंसर को। बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज, अगर हाइब्रिडाइजेशन देखोगे तो दोनों की sp3 हाइब्रिडाइजेशन ही आएगी। बोथ आर sp3 हाइब्रिडाइज इन pH4 पॉजिटिव ऑल द 4 ऑर्बिटल्स आर बॉन्डेड वेयरएज इन pH3 देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन फॉस्फोरस। अगर हम pH3 की बात करें तो यहाँ पे क्या है, एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है, लेकिन यहाँ बात करें pH4 पॉजिटिव में तो लोन पेयर खत्म हो चुका है, एक हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड बना लिया और एक को डोनेट कर दिया, जिसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आपको दिख रहा है pH4 पॉजिटिव। Which is responsible for lone pair bond pair repulsion in pH3, reducing the bond angle to less than 109 डिग्री 28 मिनट्स। क्या बोल रहा है, लोन पेयर प्रेजेंट था pH3 में, लोन पेयर प्रेजेंट था pH3 के पास में, जिसकी वजह से क्या होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्जन देखने के लिए मिलेगा pH3 के। क्वेश्चन में पूछा गया था उसने कि pH4 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल ज़्यादा क्यों होता है और pH3 का कम क्यों होता है। pH3 का बॉन्ड एंगल कम इसलिए है क्यों, क्योंकि अभी जैसे स्ट्रक्चर मैंने आपको बना के दिखाया था अमोनिया का, उसी तरीके से अगर आप pH3 का स्ट्रक्चर देखो तो यहाँ पे एक लोन पेयर आएगा इसमें और ये आएगा pH3। बॉन्ड एंगल इस वाले एंगल की हम लोग बात कर रहे हैं, तो लोन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर को रिपल्जन देता है, जिसकी वजह से बॉन्ड्स जो हैं ये पास पास में आ जाते हैं और इनका बॉन्ड एंगल कम होता है। जबकि pH4 पॉजिटिव की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, और इसमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर रिपल्जन नहीं देखने के लिए मिलेगा आपको, और जिसकी वजह से जो बॉन्ड्स हैं वो दूर दूर भी रह सकते हैं और बॉन्ड एंगल ज़्यादा देखने के लिए मिलता है pH4 पॉजिटिव में एज कम्पेयर टू pH3। क्लास 11th में VACBR थ्योरी में आपने पढ़ा भी था, रिपल्जन का ऑर्डर क्या होता था, लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर में सबसे कम रिपल्जन होता था। तो ये वाला बॉन्ड इसे रिपल्जन देगा लेकिन बहुत कम देगा, और ये वाला लोन पेयर इस बॉन्ड को बहुत ज़्यादा रिपल्जन देगा, जिसकी वजह से ये वाला बॉन्ड इस वाले बॉन्ड के पास में आ जाएगा और ये जो बॉन्ड एंगल है घट जाएगा pH3 के अंदर। ये कहानी pH4 पॉजिटिव में नहीं हो रही है, इसीलिए pH4 पॉजिटिव का बॉन्ड एंगल ज़्यादा रहता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो हम करने वाले हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन देखते हैं एक बार क्या है, फिर चलेंगे इस पे। कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ PCl5 विद वाटर। PCl5 की वाटर के साथ में रिएक्शन लिखवा दीजिए, बता दीजिए ज़रा, ये कहा गया है। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 में जो बी पार्ट था, व्हाट इज फॉर्म्ड व्हेन pH3 रिएक्ट्स विद एन एसिड, ये आपको क्वेश्चन लिखवा रखा है मैंने, pH3 की रिएक्शन लिखवा रखी है HCl के साथ में, आप नोट्स में देख सकते हो। व्हाट हैपेंस व्हेन व्हाइट फॉस्फोरस इज हीटेड विद कंसनट्रेटेड NaOH सॉल्यूशन इन एन एटमॉस्फेयर ऑफ CO2। ये व्हाइट फॉस्फोरस की बात हो रही है, फॉस्फोरस के एलोट्रॉपिक फॉर्म पे से क्वेश्चन है ये, वो हमारे सिलेबस में से कट चुका है तो इसे हम कवर अप नहीं करेंगे। pH3 का भी क्वेश्चन, ऑल्दो pH3 इज फॉस्फीन और फॉस्फीन भी हमारे सिलेबस से काट दिया है इन लोगों ने, तो फॉस्फीन का क्वेश्चन भी करना नहीं था हमें, तो 7th का ये पार्ट ऑल्दो सिलेबस में नहीं है बट अच्छा सा क्वेश्चन लगा था मुझे, तो मैंने आपको करा दिया है। अभी तो पेपर में नहीं आएगा आपके, जब इन्होंने काट दिया फॉस्फीन, लेकिन आगे फ्यूचर के यूज़ के लिए ठीक सा क्वेश्चन था, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया है। बाकी अगर आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 7th का ये पार्ट भी नहीं है सिलेबस में, वो कट चुका है। ठीक, 10th क्वेश्चन में बोल रहा है कि PCl5 की वाटर के साथ में रिएक्शन लिखा दो, तो PCl5 की हमने वाटर के साथ में रिएक्शन लिखाई है। PCl5 की हैवी वाटर के साथ में रिएक्शन पूछी थी, तो PCl5 प्लस D2O गिव्स POCl3 प्लस 2DCl, ये बन जाएगा।
क्वेश्चन में शायद एडिटिंग कर लीजिएगा, मेंशन नहीं है, पुरानी बुक में था हैवी वाटर, इसमें लिखा नहीं है इन लोगों ने। राइट द बैलेंस इक्वेशन PCl5 विद वाटर, PCl5 विद वाटर की तो आपको बुक में मिल जाएगी, PCl5 प्लस H2 होगी, नोट्स में भी मिल जाएगी। PCl5 प्लस हैवी वाटर की नहीं थी तो मैंने हैवी वाटर की इंक्लूड कर दी है। जो पुरानी बुक्स थे NCERT की उसमें भी क्वेश्चन यही है कि PCl5 की रिएक्शन लिखिए हैवी वाटर के साथ में, तो हैवी वाटर के साथ की रिएक्शन इंक्लूड कर दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम करने वाले हैं 10th के बाद वो 11th क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन और फिर आंसर बताते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बेसिसिटी बताइए H3PO4 की क्या होती है। बेसिसिटी मैंने पढ़ाया था जब आपको ऑक्सो एसिड्स में पढ़ा रहा था फास्फोरस के, तो उसमें बताया था कि बेसिसिटी काउंट करनी है तो आप क्या कर लीजिए, POH बॉन्ड को काउंट कर लीजिए, कितने OH बॉन्ड हैं फास्फोरस के साथ में, जितने भी बॉन्ड होंगे उतने ही क्या हो जाएगी उसकी बेसिसिटी हो जाएगी। तो H3PO4 का आप स्ट्रक्चर बना के देख सकते हो, याद है तो, नहीं याद है तो आप पीछे पलट के कॉपी देख सकते हो। H3PO4 का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि उसके पास में POH बॉन्ड कितने हैं, 3 POH बॉन्ड है, तो इसलिए उसकी बेसिसिटी कितनी हो जाएगी, उसकी बेसिसिटी 3 हो जाएगी, यानी कि वो कैसा हो जाएगा नेचर में, ट्राई बेसिक हो जाएगा नेचर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमने 12th क्वेश्चन क्यों नहीं कवर अप करा, नोट्स में है, व्हाट हैपेंस व्हेन H3PO3 इज हीटेड, रिएक्शन लिखी है बुक में आपके में। एग्जाम्पल नंबर 7.9 में क्या कहा गया, हाउ डू यू अकाउंट फॉर द रिड्यूसिंग बिहेवियर ऑफ H3PO2 ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। रिड्यूसिंग बिहेवियर के लिए कैसे अकाउंट करते हो। रिड्यूसिंग बिहेवियर मतलब जो पीएच बॉन्ड होते थे वो होता था रिड्यूसिंग कैरेक्टर के लिए, पीओएच जो बॉन्ड होता था वो होता था बेसिक कैरेक्टर के लिए। तो जितने ज़्यादा उसके पीएच बॉन्ड होंगे वो उतना ज़्यादा रिड्यूसिंग नेचर में होगा। तो हमने बोल दिया इन H3PO2 2 हाइड्रोजन एटम्स आर बॉन्डेड डायरेक्टली टू फास्फोरस विच इम्पार्ट रिड्यूसिंग कैरेक्टर टू द एसिड। हाइड्रोजन ही तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर इम्पार्ट करता है, तो 2 पीएच बॉन्ड है जिसकी वजह से उसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर है। तो ये क्वेश्चन भी आप चाहो तो नोट कर सकते हैं नोटबुक के अंदर। कौन सा क्वेश्चन करने वाले थे हम लोग 15th। 13th क्वेश्चन में कहा गया है लिस्ट द इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ सल्फर, लीस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नहीं पूछा जाएगा कभी भी सोर्सेज बताने सल्फर के कहाँ से आते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। थर्मल हमने जब हाइड्राइड्स पढ़ाए हैं ग्रुप 16 एलिमेंट के तो उसमें आपको थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखवाया है, आप वहाँ से देख सकते हो इस क्वेश्चन को नोट्स में से। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि H2O एक लिक्विड है जबकि H2S एक गैस है, दोनों ग्रुप 16 के एलिमेंट हैं ऑक्सीजन सल्फर, तो भी H2O लिक्विड और H2S गैस है, इसका रीज़न बताना है। और इसका रीज़न सेम है ऑलमोस्ट जो एक क्वेश्चन अभी मैंने आपको सॉल्व एग्जाम्पल में से ऊपर बताया था, अभी कवर अप कराते हैं इसके आंसर को। पहले 7.11 एग्जाम्पल को देख लेते हैं। कह रहा है H2S इज लेस एसिडिक देन H2TE वाई। H2S कम एसिडिक है, H2TE की बात करें तो H2TE ज़्यादा एसिडिक है। अब मैंने ये जब हाइड्राइड्स पढ़ाए थे तो आपको समझाया था कि एसिडिक कैरेक्टर, हम लोग डाउन द ग्रुप जाते थे तो क्या होता था, अभी बताया था एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाता था। डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा जिसकी वजह से बॉन्ड वीकर हो जाएगा, H+ को रिलीज कर पाना आसान हो जाएगा। H+ को रिलीज कर पाना आसान हो गया, दैट मीन्स क्या कह सकते हो आप कि H+ ज़्यादा आसानी से फर्निश हो सकता है, मतलब वो एसिड अच्छा है, मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एसिडिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, इसीलिए ही H2TE जो है वो ज़्यादा एसिडिक है एज कम्पेयर टू H2S। अब 15th का आंसर देख लेते हैं कि H2O पानी है लेकिन H2S गैस है, इसका कारण बताइए क्यों। देखिए 15 का आंसर सेम ही है, वही जो अभी बता के आए, स्मॉल साइज है सल्फर का, सॉरी ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या है, जैसे अभी वहाँ उसको बता रहा था ना, नाइट्रोजन का बता रहा था, NH3 और PH3 आया था ना, उसी तरीके से ये भी सेम क्वेश्चन है। कह रहा है कि ऑक्सीजन जो है वो स्मॉल एलिमेंट है, सबसे ऊपर आता है, हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है, पूरे डाउन द ग्रुप की बात करें पूरे ग्रुप की तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी है उसकी, सबसे छोटा साइज है जिसकी वजह से वो क्या कर लेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नेचर में, तो कैसा हो जाएगा, एटम्स जो है वो पास पास में आ जाएंगे इसके, तो वो किसकी तरह बिहेव करने लगेगा, लिक्विड की तरह बिहेव करने लगेगा। देख लेते एक बार आंसर में, ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी ऑफ ऑक्सीजन एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर एसोसिएटेड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग रिजल्टिंग इन लिक्विड स्टेट, जिसकी वजह से लिक्विड स्टेट में। जबकि दूसरे हाथ पे बात करें H2S की तो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए नहीं है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े हुए नहीं है वो वैन डर वाल्स फोर्सेज से जुड़े हुए हैं, वीक वैन डर वाल्स फोर्सेज से, जिसकी वजह से वो एक गैस है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे नेक्स्ट। क्या कह रहा है, व्हाट हैपेंस व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Fe3 सॉल्ट। Fe3 सॉल्ट मतलब Fe3 पॉजिटिव वाला कोई भी सॉल्ट होगा जिसमें जो आयरन है उसकी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, 3 पॉजिटिव होगा, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस को पास कराएंगे तो क्या हो जाएगा वो आपको बताना है। तो हमने रिएक्शन, आप डायरेक्ट चाहें तो ये वाली रिएक्शन लिख सकते हो, इस रिएक्शन को आप लिख सकते हो डायरेक्टली, ये दो रिएक्शंस आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है,
आप चाहें तो इन दोनों रिएक्शन को भी लिख सकते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट है। मॉइस्ट फॉर्म में वो क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है Fe3 पॉजिटिव को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। सल्फर डाइऑक्साइड मॉइस्ट फॉर्म में मतलब पानी के साथ में प्रेजेंट होगा। रिएक्ट किसके साथ कराया, 2Fe3 पॉजिटिव के साथ में कराया। SO4 2 नेगेटिव प्लस 4H पॉजिटिव प्लस 2Fe2 पॉजिटिव बन गया। रिड्यूस दिख रहा होगा आपको, इसने क्या कर दिया, रिड्यूस कर दिया 3 पॉजिटिव से 2 पॉजिटिव कर दिया, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका रिडक्शन कर दिया इसने। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या हो गया, एक रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। ठीक, तो 20 तक क्वेश्चन कवर अप हो गए। आई होप समझ में आ रहे होंगे सबको, मज़ा आ रहा होगा वीडियो देखने में। सबसे अच्छी बात इस वीडियो की ये है कि मैं आपको सॉल्व एग्जाम्पल जो हैं बुक के बीच बीच के वो भी साथ साथ में कवर अप करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट है। कहीं नहीं मिलने वाली ये चीज़ आपको, बेस्ट चीज़ें मिलती हैं यहाँ। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मेंशन 3 एरियाज इन विच H2SO4 प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। कवर अप कर चुके हैं हम इसे, H2SO4 के यूजेस में जाके आप देख सकते हो। राइट द कंडीशंस टू मैक्सिमाइज द यील्ड ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। तो ये नहीं करेंगे हम क्योंकि हमारे सिलेबस से कट चुका है मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन वाइज Ka2 इक्वल टू Ka1 लिख दिया है, ये गलत लिखा है, यहाँ पे एडिटिंग कर लीजिएगा भाई। Ka2 और Ka1 बराबर कभी नहीं हुए आज तक, Ka1 बड़ा होता है, इस तरीके से 2 साइन लगा लीजिएगा यहाँ। वाइज Ka2 लेस देन Ka1 फॉर H2SO4 इन वाटर, ये गलत छाप दिया इसमें बुक में। पुरानी बुक में सही है, नई बुक में पता नहीं क्या गलती हो गई है प्रिंटिंग में। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि Ka2 की वैल्यू कम की होती है Ka1 से, H2SO4 का डिसोसिएशन कराते हैं पानी में। तो अगर आपने वीडियोस देखी होंगी H2SO4 वाली, सल्फ्यूरिक एसिड वाली, तो आपको ये बात बिल्कुल क्वेश्चन वाली ये आंसर देखने की जरूरत ही नहीं है, आप खुद ब खुद आंसर दे सकते हो। जिसने नहीं देखी है, जिसने नहीं समझी है, वो देख लीजिए आंसर को, क्या बोला है आंसर के अंदर, किस तरीके से आंसर को करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है और जब पानी के अंदर डालते हैं तो वो क्या कर देता है, H+ आयंस या फिर हाइड्रोनियम आयंस फर्निश कर देता है। ठीक, देखिए तो हमने H2SO4 को पानी के अंदर डाला, क्या बन गए, हाइड्रोनियम आयंस बन गए, साथ साथ में HSO4 नेगेटिव निकल गया। अब इस HSO4 नेगेटिव का फिर से पानी में डालोगे तो H3 पॉजिटिव निकलेगा और SO4 2 नेगेटिव निकलेगा। इस वाले के लिए जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट लिख रहे थे वो Ka1 लिख रहे थे, दूसरे वाले के लिए Ka2 लिख रहे थे। Ka2 की वैल्यू छोटी है Ka1 से, क्यों है, Ka की वैल्यू छोटा होने का मतलब क्या है कि जो एसिड है वो वीक एसिड होगा, या दूसरे तरीके से आप क्या समझ सकते हो कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो कम होगी, यानी कि प्रोडक्ट में मेन चीज़ क्या बन रही है, हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन कम होगी, इसीलिए Ka2 की वैल्यू कम होगी। भाई Ka1 क्या है, हाइड्रोनियम आयन बहुत जल्दी रिलीज हो जाएंगे जब भी Ka1 की वैल्यू बड़ी है। H2SO4 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, सबको पता होगा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो बहुत लार्ज अमाउंट में हाइड्रोनियम आयन फर्निश करेगा, जिसकी वजह से Ka1 की वैल्यू बड़ी आएगी। Ka1 की वैल्यू बड़ी क्यों है, ये बात सबको समझ में आ गई होगी। H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, बहुत ज़्यादा हाइड्रोनियम आयन फर्निश कर देगा, जिसकी वजह से Ka1 की वैल्यू बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं, H2SO4 में से हाइड्रोनियम आयन निकालने के बाद में बचा क्या, HSO4 नेगेटिव, यानी कि H पॉजिटिव निकाल दिया तो HSO4 नेगेटिव बचा। अब ये HSO4 नेगेटिव वाटर के साथ में फिर से कंबाइन कर रहा है, फिर से इसमें से हम H+ निकालेंगे तो जिस पे नेगेटिव चार्ज एक बार आ चुका है, जो पहले से ही एक H+ को दे चुका है, वो तुरंत दूसरे H+ को नहीं देगा। तरीका क्या बताया था याद रखने का इस बात को, कि एक किसी के घर में एक बार चोरी हो चुकी है तो वो दूसरी बार अलर्ट हो जाएगा। इतनी जल्दी इतनी आसानी से चोरी कर पाना उसके घर में पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि उसे पता है कि चोर इस तरीके से आए थे, ऐसे ऐसे चोरी हो सकती है, तो अलर्ट हो जाएगा अगली बार को। इसी तरीके से H2SO4 से एक बार कोई H+ निकाल के ले जा चुका है, दूसरी बार कोई उससे आके H+ निकाल के ले जाए वो बहुत मुश्किल है। H+ नहीं देगा वो, और देगा तो बहुत कम उसमें देगा, कम कंसंट्रेशन में देगा। तो यहाँ पे हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम रहती है, जिसकी वजह से Ka2 की वैल्यू क्या हो जाती है, घट जाती है। आप कहने का मतलब ये कह सकते हो कि जब एक बार H+ निकाल चुके हैं तो नेगेटिव वाले में से फिर से एक और हम पॉजिटिव चार्ज निकाल के ले जाएं, छीन के ले जाएं, वो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए Ka2 की वैल्यू क्या होती है, कम होती है Ka1 से। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, देखते हैं। गिव द रीजन फॉर द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ Cl2। ये जब मैं आपको लास्ट वीडियो मैंने दी थी हेलोजन वाली जो थी, शायद 9th वीडियो ही होगी वो, मैंने उसमें ब्लीचिंग एक्शन बताया था और ये भी कहा था कि आगे चलेंगे तो एक इंटेक्स क्वेश्चन आएगा, उसमें ज़्यादा डिटेल में कवर अप करेंगे इसे। तो ब्लीचिंग एक्शन बताना है Cl2 का, कि ब्लीचिंग एक्शन Cl2 का क्यों होता है, क्या चीज़ है Cl2 के पास में जो ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो देखिए, जब Cl2 को हम लोग मॉइस्चर की फॉर्म में डाल देते हैं तो मॉइस्चर में डालने में क्या होता है, उसमें HCl बन जाता है और वो क्या कर देता है, एक नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है। वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था कि स्टैंडिंग जो क्लोरीन होती है, स्टैंडिंग वाटर में अगर क्लोरीन डाल दी जाती है तो HOCl की फॉर्मेशन कर देती है, हाइपोक्लोरस एसिड की।
HOCl कुछ टाइम बाद नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट कर देता है और वो नेसेंट ऑक्सीजन किसी भी चीज़ का क्या करा सकती है, ऑक्सीडेशन करा सकती है। यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन पूछा गया है तो वही सेम चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे क्या बोला गया, हमने Cl2 वाटर के अंदर डाले, वही स्टैंडिंग वाटर। हमने यहाँ पे HOCl का फॉर्मेशन डायरेक्ट नहीं दिखाया, वो डायरेक्ट ये लिख के दिखा दिया है। HCl बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी। जो भी कलर्ड सब्सटेंस है ये इस नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करेगा और वो क्या हो जाएगा, वो कलरलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से मॉइस्चर की प्रेजेंस में क्लोरीन क्या कर सकता है, एक ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम कर सकता है। इन्होंने CO2 लिख लिया है, करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ CO2 नहीं आएगा, Cl2 आएगा। Cl2 लिबरेट्स नेसेंट ऑक्सीजन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 31। क्वेश्चन इंक्लूड करना भूल गया मैं यहाँ पे, एक सेकंड रुकिए जरा, बुक में खोल के मैं आपको 31 क्वेश्चन दिखाता हूँ, फिर जब तक 32 बता देते हैं। पहले 32 क्वेश्चन में कहा गया वाई इज हीलियम यूज इन डाइविंग अपैरेटस। हीलियम को डाइविंग अपैरेटस में हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, मतलब जो स्कूबा डाइवर सिलेंडर कैरी करते हैं अपने साथ में, उसमें हीलियम भी होती है। क्यों करते हैं उसको कैरी, क्यों हीलियम को यूज़ किया जाता है, उसका एक सिंपलेस्ट रीज़न है, क्योंकि हीलियम की जो होती है वो क्या होती है, ब्लड के अंदर बहुत कम सॉल्युबिलिटी होती है। ब्लड के अंदर हीलियम डिजॉल्व नहीं होगी, ब्लड के अंदर हीलियम डिजॉल्व नहीं होगी तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगी आपको। और वहाँ पे सॉल्यूशन में भी आपको पढ़ाया था, एनॉक्सिया पढ़ाया था, ठीक है, टू अवॉइड बैंड्स, नाइट्रोजन बबल्स बन जाते थे, वो सब चीज़ें बताई थी। वो पॉइंट भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। बस एक शॉर्ट में रीज़न यही है कि सॉल्युबिलिटी कम रहती है। जिसने सॉल्यूशन देखा होगा, नाइट्रोजन सिलेंडर वाली वहाँ पे वीडियो देखी होगी, वो क्लियर होगा, नहीं देखा होगा उसे दिक्कत हो सकती है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 31 का एक बार रुकिए जरा, क्वेश्चन खोलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है 31 कि वाई इज ICL मोर रिएक्टिव देन I2। ICL ज़्यादा रिएक्टिव क्यों है I2 से। आंसर देख लेते हैं हम इसका। आंसर क्या कह रहा है, ICL इज मोर रिएक्टिव देन I2 बिकॉज ICL बॉन्ड इज वीकर देन II बॉन्ड। ICL जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है I2 से। क्यों, क्योंकि ICL बॉन्ड जो है आयोडीन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो वीकर है, वो आसानी से टूट जाएगा, II बॉन्ड नहीं टूटेगा। कॉन्सिक्वेंटली ICL ब्रेक्स इजीली टू फॉर्म हैलोजेंस एटम विच रेडिली ब्रिंग अबाउट द रिएक्शन। वो आयोडीन और क्लोरीन जल्दी से टूट के अलग अलग हो जाएंगे, दूसरे कंपाउंड के साथ में रिएक्ट करके प्रोडक्ट बना पाएंगे बड़ी आसानी से। इसीलिए ICL ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा, जबकि II बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग फोर्सेज हैं उनके बीच में, वो बॉन्ड नहीं टूटेगा इतनी जल्दी, आयोडीन लिबरेट नहीं होगा यहाँ से और रिएक्शन नहीं हो पाएगी, या हो पाएगी तो उतनी जल्दी नहीं हो पाएगी जितनी जल्दी ICL में हो जाती है। ठीक, तो ये वीडियो थी इंटेक्स क्वेश्चन की, जिसमें हमने इंटेक्स क्वेश्चन आपको कवर अप करा दिए सारे पी ब्लॉक एलिमेंट के। नेक्स्ट वीडियो मोस्ट प्रोबेबली कल ही ले आऊँगा मैं नेक्स्ट वीडियो को। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कवर अप करेंगे, जो NCERT के एक्सरसाइज के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे, उन्हें कवर अप करेंगे। और फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट मस्त जो चैप्टर है, उसका नाम है D&F ब्लॉक एलिमेंट्स, चैप्टर नंबर 8, क्लास 12 पार्ट 1 ऑफ द केमिस्ट्री। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक the video and share it with your friends. Those who are new to the channel, please subscribe to the channel to get the latest notification of very interesting videos related to the P block, D&F block or the inorganic chemistry. We'll see you in the next video. Till then, take care of yourselves. Bye bye.